दिल टूटला के कवनो होला ना आवाज हो, फिर कैसे सुनी जमाना। तो जय हिंद दोस्तों। हाँ, जैसा कि अभी सैड सॉन्ग आप लोगों ने सुना होगा, इसका मतलब ये नहीं कि हम सैड हैं, वो हम ऐसे ही गाना गाए थे क्योंकि गाना गाने का शौक हर एक को होता है। तो चलिए सर, आपको हम बता दें कि जैसा हमने पिछला कक्षा में आपको पढ़ा चुका था और हमने बोला था कि कोशिका का सिद्धांत आपको पढ़ाया जाएगा, तो कोशिका का सिद्धांत शुरू करते हैं। तो आप लोगों के बीच कोशिका का सिद्धांत अब काफ़ी बढ़िया तरीका से हम लेकर के आए हैं और आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखें, इंटरटेन के साथ देखें। तो चलिए पढ़ाई को शुरू करते हैं। देखिए, ठीक है बाबू, चिंता नहीं करो, ठीक है। शायरी सुना दे? अच्छा बच्चे लोग का डिमांड है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे लोग भी क्लास कर रहे हैं तो उनका भी डिमांड है कि शायरी का एगो हो जाए। ठीक है, तो शायरी सुना दे। हाँ बाबू, सैड सॉन्ग चल थोड़ा सा गा रहे थे, तो सैड पर ही चाहिए ना? नहीं, थोड़ा सा हम खुश हैं, हम खुश वाला सुनाते हैं, सुनना। तो ये मेरा अपना पर बीता हुआ है, जब हम 10वीं का एग्ज़ाम दिए थे तो उस समय की बात है कि वो लड़की जो मुझे काला कोट पहना हुआ देखकर काली सूट पहन कर चली आई, कि वो लड़की जो मुझे काला कोट पहना हुआ देखकर काली सूट पहन कर चली आई। अरे उसे लगा कि दिल में किसी और को दे बैठूंगा, इसलिए वो मुझे नजरियों से घायल करके चली गई, घायल करके चली। आए आवाज नहीं करो। चलिए क्लास शुरू करते हैं और आगे की ओर देखते हैं। तो आइए हम चलते हैं चैप्टर पे, और इस चैप्टर में हम जानेंगे, जैसा कि हम आप लोग को पहले पढ़ा चुका हूं कि सूक्ष्मदर्शी यंत्र के बारे में हमने बता चुका हूं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर जब सूक्ष्मदर्शी यंत्र की हम चर्चा करें, सूक्ष्मदर्शी यंत्र की जब हम चर्चा करें आप लोगों के बीच, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि सूक्ष्मदर्शी यंत्र में हमने आपको बताया था कि सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से किन किन चीजों को खोजा गया। ठीक है ना? तो हालांकि ये जो हमारे पास सूक्ष्मदर्शी यंत्र आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कितना था, तो ये इसकी अगर हम बात करें तो ये लगभग 2000, कितना, तो 2000 कोई भी चीज को ये 2000 जूम करके दिखा सकता था, है ना? तो 2000 जूम करके सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से जिन जिन चीजों को देखा गया, खोजा गया, उतना तक तो सीमित हो गया। ठीक है, लेकिन बाद में फिर से कई वैज्ञानिक आए, तो उनका नाम हम आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे। तो इसी बीच में हम चर्चा कर देंगे जब इसके ऊपर जाएंगे। तो इसी बीच में पूरी प्रक्रिया शुरू हो गया। अब जैसे ही सूक्ष्म 2000 की प्रक्रिया आया, उसके बाद फिर से खोज हो गया किसका, तो फिर से खोज हो गया इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी यंत्र का। किसका खोज हो गया अब? इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी यंत्र का। और इसका जूमिंग जो पावर होता है, इसका जूमिंग पावर इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी यंत्र का, आप इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, इसका जूमिंग होता है बाबू 1,80,000 1,80,000 इसका जूमिंग होता है। समझ रहे ना बात को? 1,80,000 इसका क्या होता है? जूमिंग होता है। किसका? इसका 1,80,000 इसका क्या होता है? जूमिंग होता है। अब समझिएगा बात को। एक तो यहां पर समझ सकते हैं कि 2000, कितना, 2000 जब जूमिंग किया गया किसी भी चीज को, है ना, उसके बाद उस पर कई प्रकार के अध्ययन किया गया। लेकिन उसी कोशिका की हम चर्चा करेंगे अभी यहाँ पर। तो उसी कोशिका के अंदर जब 1,80,000 जब जूम करके देखा गया, तो आपको लग रहा है ना कि एक फिर से महाभारत शुरू हुआ होगा कोशिका के अंदर, है ना? तो आइए हम उस चीज को समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग कोशिका के सिद्धांत से, और हम आपको यह भी बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी यंत्र का खोज किसने किया, है ना? आगे हम अभी जस्ट पढ़ा रहे हैं, तो आपको पूरा वीडियो देखना है ताकि आप समझ सक पाइएगा कि कौन कौन किसका खोज किया। चलिए तो बढ़ते हैं। तो यहां पर आते हैं हम सबसे पहले कोशिका के सिद्धांत को समझते हैं। कोशिका के सिद्धांत को समझते हैं। डिफिनेशन इतना बड़ा देख करके आप लोग चौंकिएगा नहीं, समझाने वाला हम यहाँ पर बैठल है और जिंदा है, मरे नहीं है बाबू। खाली तू देखत जा बाबू, काका होता है आगे। चलिए, तो पहले हम सिर्फ नॉर्मली आपको डिफिनेशन सुना देते हैं, राइटिंग भले ही समझ में नहीं आए, हमारा बोला हुआ लैंग्वेज आप समझिएगा। ओके, चलिए, कोशिका का सिद्धांत। तो यहां पर हम बात करते हैं 1838 में एक वनस्पति वैज्ञानिक और स्लाइडेन ने कहा, वनस्पति वैज्ञानिक जिनका नाम था बाबू स्लाइडेन ने कहा कि पादपों का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। पादपों मतलब पेड़ पौधा, समझ रहे ना बात को? तो पेड़ पौधा का भी शरीर किस चीज से बना होता है? तो सूक्ष्म कोशिका से बना होता है। ठीक है, तो सूक्ष्म कोशिका से बना होता है। पुनः
1839 में प्रसिद्ध प्राणी वैज्ञानिक स्वान ने भी बताया कि जंतु का भी शरीर भी क्या चीज से बना होता है, तो सूक्ष्म कोशिकाओं से बना होता है। ये मतलब इन्होंने बताया। एक बार ध्यान से समझते हैं इस बात को। थोड़ा सा ये डिफिनेशन आपको देखने में थोड़ा सा वीडियो है, उसको दो भागों में खंडित करके आपको लिए लेकर के आए ताकि आपको समझने में काफी इजीली हो और इसका डिफिनेशन आप काफी तौर पर कर लीजिएगा। इस तरीके से देखने में आपको थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा और हार्ड भी लग रहा होगा, है ना। तो चलते हैं यहाँ पर। तो इसी चीज को हम यहाँ पर दो भागों में खंडित करके लाए हैं और आप यहाँ पर आसानी पूर्वक इस चीज को समझिएगा। देखिए वैज्ञानिक क्या नाम है बाबू उनका, जिनका नाम है पहले सलाइडेन। सलाइडेन कौन वैज्ञानिक है बाबू, तो सलाइडेन है वनस्पति वैज्ञानिक। कौन से वैज्ञानिक बाबू, तो वनस्पति वैज्ञानिक। अब हम बात करते हैं स्वान, किसकी बात कर लेते हैं बाबू, स्वान। तो स्वान कौन वैज्ञानिक है बाबू, प्राणी वैज्ञानिक। कौन है वैज्ञानिक बाबू, प्राणी वैज्ञानिक, ठीक है। अब इन्होंने, ठीक है ना, इन्होंने देखो पहला तो जान गए आप लोग कि स्लाइडर कौन सा वैज्ञानिक, वनस्पति वैज्ञानिक, है ना। इन्होंने 1838 में बताया कि पादपों का जो शरीर होता है ना, ये कोशिकाओं से बना होता है। मतलब पेड़ पौधा का जो शरीर होता है ये किस चीज से बना होता है, तो कोशिका से बना होता है। ये बात को कौन बता रहे हैं बाबू, तो ये बात को कौन बता रहे हैं, स्लाइडेन बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं, स्लाइडेन नामक वैज्ञानिक ने बता रहे हैं, जो कि कौन सी वैज्ञानिक है, वनस्पति वैज्ञानिक है। इसी प्रकार से दूसरी तरफ अगर हम आते हैं तो यहीं पर वही बात को कहा जा रहा है कि स्वान नामक वैज्ञानिक ने, जो कि एक प्राणी वैज्ञानिक है, इन्होंने 1839 में बताया कि जंतु का शरीर भी कोशिका से बना होता है। जंतु का भी शरीर किस चीज से बना होता है, कोशिका से बना होता है। अब देखिएगा ध्यान से इसका यही परिभाषा बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए 1800 ऊपर से चलेंगे नीचे की ओर, ठीक है। देखिए दोनों वैज्ञानिक ने क्या कहा, हम उसकी पहले बात कर लेते हैं। तो देखिएगा 1838 में वनस्पति वैज्ञानिक स्लाइडेन ने बताया कि पादपों का शरीर कोशिकाओं से बना होता है। पादपों का शरीर क्या बाबू, सूक्ष्म, है ना, सूक्ष्म कोशिका से बना होता है। और यहां पर देखिएगा तो 1839 में फिर से बताया, प्राणी वैज्ञानिक ने भी बताया कि, प्राणी वैज्ञानिक स्वान ने भी बताया कि जंतु का शरीर भी क्या चीज से बना होता है, सूक्ष्म कोशिका से बना होता है, ठीक है। अब ये दोनों वैज्ञानिक कहां के थे, तो ये दोनों वैज्ञानिक ना बाबू जर्मन के थे। कहां के थे दोनों वैज्ञानिक, कौन, स्लाइडेन और स्वान। कहां के थे बाबू, जर्मन के थे। और जब ये दोनों वैज्ञानिक ने इन बातों को बताया, तो बताने के बाद जब बताया इन दोनों ने, तो दोनों मिल करके एक मत रखे कि हाँ ये ऐसा है और ये ऐसा है। जैसे नहीं समझे बात को, दो व्यक्ति एक जगह बैठ करके किसी मुद्दे पर बात कर रहा है और बात करने के बाद बात हो रहा है क्या कि हाँ ये काम होना चाहिए और ये काम सही है कि नहीं। तो एक मत हुआ ना, दोनों का एक मत हुआ। अगर मान लीजिए कि दो व्यक्ति का पंचायती हो रहा है, उस पंचायती में अगर दोनों व्यक्ति का माइंड फिर गया, एगो कर दिया अलग चला गया, एगो चल गया अलग, तो क्या उस जगह पर बात का कोई मतलब बना, कोई भी मतलब वहां पर नहीं बनता है। लेकिन यहां पर मतलब बना, यहां पर मतलब बना जब कौन, स्लाइडेन नामक वैज्ञानिक और स्वान नामक वैज्ञानिक, जो कि कहां के थे, जर्मन के थे, और जब एकजुट इन्होंने हुआ तो इसके बारे में जब बातचीत हुआ तो इन्होंने एक अपना मत प्रतिपादन किया और इन दोनों का बात चला। समझ रहे बात की, जैसे कि यहाँ पर हमने भाषा में लिखा है कि फिर से ये दोनों जर्मन वैज्ञानिक, है ना, ये दोनों वैज्ञानिक ने, है ना, जर्मन वैज्ञानिक ने अपने अध्ययन के आधार पर एक मत का प्रतिपादन किया। अपने अध्ययन के आधार पर क्या किया, एक मत का प्रतिपादन किया। दोनों ने एक बात को रखा और उसके प्रतिपादन किया। इसे ही क्या कहा गया बाबू, कोशिका का सिद्धांत कहा गया। समझ में आया कुछ, समझे कि नहीं समझे। आपको कुछ नहीं करना है, इसके लिए आपको इतना करना है कि 1838 में वनस्पति वैज्ञानिक स्लाइडेन ने पादपों का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं से बना होता है, और साथ ही 1839 में प्राणी वैज्ञानिक स्वान ने बताया कि जंतु का शरीर भी सूक्ष्म कोशिका से बना होता है, जो दोनों की जर्मन वैज्ञानिक थे। और इन्होंने अपने अध्ययन के अनुसार से अपना दोनों ने एक मत रखा और इसी मत का प्रतिपादन किया, जिसे हम लोग कोशिका का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, यहां पर आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, यहां पर लग रहा है ना, क्योंकि भाषा में लिखा हुआ है। लेकिन अभी जो मैं आपको लिखवाया यहाँ पर अभी बताया है ना, तो आप इस रूप से इसको याद कर लीजिएगा। और ये आपसे अगर पूछेगा भी, है ना, तो ये आप लगभग आपसे 5 नंबर में पूछ सकता है 9th क्लास के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा इसका डिफिनेशन बड़ा रहना भी जरूरी है, क्योंकि 5 नंबर ऐसे नहीं मिलता है कि नहीं है। तो चलते हैं आगे क्यों, चलिए अब देखिए, तो जैसे ही ये बात को बताया गया तो फिर से अगला वैज्ञानिक
एक्टिव हो गए। अगला वैज्ञानिक क्या हो गया, एक्टिव हो गए। उसके बाद आए जिनका नाम है बाबू चलिए, उसके बाद आए बिरचो नामक वैज्ञानिक ने। अब जब कब आ रहे थे सब पता है ना आपको, कब आ रहे थे, जब वो सूक्ष्मदर्शी यंत्र की कहानी खत्म हो चुका था, उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी यंत्र आया है ना, तो उस पर और खोज विचार प्रक्रिया शुरू हो गया। समझ में बात को। उसके बाद इस पर फिर से क्या होगा शुरू, और बहुत सारे प्रकार की बातें करना इस पर शुरू हो गया। तो उसी बीच ये आए, कौन आए बाबू, तो कौन आए, तो बिरचो नामक वैज्ञानिक आए। कौन आए, बिरचो नामक वैज्ञानिक। इन्होंने क्या बताया देखिएगा, बिरचो नामक वैज्ञानिक ने सन 1885 में बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है। समझ रहे हैं ना बात को, पूरा वीडियो देख करके जाइएगा, क्योंकि एक हम VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट में बताने वाले हैं जो सूक्ष्मदर्शी यंत्र से जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी यंत्र से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपसे पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी का खोज किसने किया था, इसलिए पूरा वीडियो आप देख करके जाइएगा, वो हम लास्ट में बताएंगे आपको। चलिए, तो यहां पर देखिएगा, बिरचो नामक वैज्ञानिक ने कब बाबू, 1885 में बताया था। क्या बताया था कि कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिका से होता है। अर्थात ये कि हमारे बॉडी में जो कोशिका है, ठीक है, सपोज देखिए हमारे बॉडी में ये कोशिका दिखाई दे रहा है आपको। अब ये यहाँ का जितना भी कोशिका होगा, सारा का सारा कोशिका क्या होगा, जिंदा होगा। लेकिन अगर किसी भी कारणवश अगर हम यहाँ पर कभी गहरा चोट मारते हैं तो इस जगह पर देखिएगा तो कुछ भाग काला पड़ जाता है। अर्थात ये कि उस स्थान का जो कोशिका होता है वो मर जाता है। समझ रहे ना बात को, उस जगह का कोशिका क्या होता है, मर जाता है। और जब कोशिका मर जाता है तो उस स्थान पर काला कुछ भाग काला पड़ जाता है, बट बाद में वो पुनः ठीक भी हो जाता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब समझ रहे ना, जिस स्थान पर जो कोशिका मरा है उसके इर्द गिर्द कोशिका तो जीवित होगा, है ना, और उसी कोशिका के सहायता से आगे वाला भी कोशिका क्या होगा, या तो जो बचने वाला होगा बच जाएगा, नहीं तो वहां पर एक नए कोशिका का निर्माण हो जाएगा। इसी बात को किसने बताया बाबू, तो बिरचो नामक वैज्ञानिक ने बताया। कब बताया, तो 1885 में उन्होंने इसके बारे में बताया। समझ रहे ना बात को। अब देखिएगा मैक्स सुल्ज। अब देखिए, अब हम आगे जाएंगे यहाँ पर मैक्स सुल्ज के यहाँ पर पहुँचते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो मैक्स सुल्ज के बारे में मतलब जानना तो जरूरी है, लेकिन इतना मतलब कुछ खास बात को इन्होंने बताया नहीं, लेकिन जो भी बताया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, इसमें हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे, सुनिएगा। मैक्स सुल्ज नामक वैज्ञानिक ने 1884 में बताया कि कोशिकाओं प्रोटोप्लाज्मा का एक पिंड है ना। क्या बताया बाबू, है ना, कोशिका क्या है, एक प्रोटोप्लाज्मा का क्या है, एक पिंड है जिसमें केंद्रक होता है। जिसमें क्या होता है, केंद्रक होता है। इस कथन को प्रोटोप्लाज्मा कहते हैं। इस कथन को क्या कहते हैं सर, प्रोटोप्लाज्मा कहते हैं। इस पर ये खास कुछ है नहीं, आपको ये पहले भी आप जान चुके होंगे, क्योंकि हमने इसके बारे में चर्चा पीछे का भी वीडियो में हमने कर चुका है। तो आप पिछला वीडियो अगर देखे होंगे तो उसमें आपको पता चल चुका होगा इसके बारे में। अब हम बात करने वाले हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब हम बात करेंगे, तो समझिए जिसके बारे में उतना देर से आप जो पूरा वीडियो देखे हैं, आप एक ही चीज़ को हमको लग रहा है कि आपको जानना होगा, वो हम आपको अभी बताने वाले हैं थोड़ा सा, लेकिन ऊपर वाले बात समझते हैं। लेकिन स्टार्सबर्गर नामक वैज्ञानिक ने एक बात को बताया जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात को बताया, और ये आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो देखिए, स्टार्सबर्गर नामक वैज्ञानिक ने 1884 में बताया कि केंद्रक पैतृक लक्षणों के आधार पर भाग लेता है। अब देखिए ये पैतृक लक्षण क्या है, तो समझिएगा। यहाँ पर स्टार्सबर्गर ने एक महत्वपूर्ण बात को ये बताया कि जो कोशिका के बीचों बीच जो एक केंद्रक जो आपको दिखाई देता है ना, क्या सर, केंद्रक, है ना, केंद्रक जो आपको दिखाई देता है, ये किसमें भाग लेता है, तो ये जो भाग लेता है ये पैतृक लक्षणों में भाग लेता है। किसमें भाग लेता है, पैतृक लक्षणों में भाग लेता है। मतलब ये कि पैतृक लक्षण कहने का मतलब ये कि जो सपोज देखिए, अगर कोई माँ और बाप है, ठीक है, उसका जो बेटा होगा ना, तो उसमें माँ और पिता का कुछ ना कुछ उसमें गुण पाया जाएगा। यही पैतृक लक्षण होता है। समझ में आया, कुछ साफ तौर पर छोटे से कॉन्सेप्ट में समझते हैं। अब देखिए, अब इसमें ये क्या बताया गया यहाँ पर, केंद्रक, है ना, केंद्रक में होता है पैतृक लक्षण का कुछ गुण होता है। जैसे ये रहा हमारे पास कोशिका, इसके बीच में दिखाई दिया केंद्रक, तो इसमें ये खासियत पाया जाता है। केंद्रक में किसमें पाया जाता है, केंद्रक में क्या पाया जाता है बाबू, तो पैतृक लक्षण पाया
जाता है। पैतृक लक्षण हमने बताया, पैतृक लक्षण क्या होता है ना, कि और हाँ ये पैतृक लक्षण वंशागत चलते रहता है। ये ऐसा नहीं है कि इसमें है और इसमें नहीं है, ये हर एक में पाया जाता है और ये वंशागत चलते रहता है। इसकी प्रक्रिया आगे की ओर हमेशा की ओर बढ़ते चला जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं। अब देखिए, अब ये सारी चीज का जो हमने अभी पढ़ा, स्टार्स बर्गर तक पढ़ा है ना, तो ये सारी चीज जो हमने पढ़ा ये कितना पर पढ़ा जानते हैं? तो ये जो सूक्ष्मदर्शी यंत्र जो था हमारे बीच, सूक्ष्मदर्शी यंत्र जो था है ना, ये जो हम पढ़े ये कितना पर पढ़े बाबू? 2000 जूम करके एक कोशिका को हम लोगों ने पढ़ा। कितना हजार? 2000 जूम करके हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है ना। अब हम लोग जानेंगे कल की क्लास में हम लोग जानेंगे है ना 1,80,000 जूमिंग करने पर क्या क्या लाभ, मतलब क्या क्या इसके बारे में जानकारी मिला। तो पहले हम चलते हैं बैक, थोड़ा जाते हैं। तो इसमें देखिएगा, तो आइए यहाँ पर, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी यंत्र है उसकी बात कर लेते हैं। इसी कारण से हमको लग रहा है अगर आप पूरा वीडियो देखे हैं तो हमको भी उतना दिमाग है कि आप लोग कहाँ तक रुक सकते हैं। हम भी अपना दिमाग लगाए हैं कि अब हम मेन चीज़ लास्ट में बताएंगे ताकि बच्चा लोग पूरा वीडियो देखे। लेकिन आप लोग चुट्टा होंगे ना, हमारा पता है ना, डायरेक्ट वीडियो को भगा दिए होंगे, लास्ट वाला देख लिए होंगे, तेज बनते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, जैसी जिसकी सोच, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उतना अगर मेरा स्टूडेंट है तो उतना दिमाग तो लगाना बनता है। खैर चलिए चलते हैं आगे। तो देखते हैं एमनॉल एवं ई रस्का सन 1931 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया। क्या चीज का बाबू? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया। इन दोनों वैज्ञानिक के द्वारा हुआ। मतलब क्या? इन दोनों वैज्ञानिक के द्वारा किसका निर्माण हुआ? इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का निर्माण हुआ। कब हुआ बाबू? तो ये हुआ 1931 में। कब हुआ? 1931 में। ठीक है, क्या कर रहा तुम? क्लास चल रही है, उधर क्या है? खड़ा हो। बताओ तो केंद्र का खोज किसने किया था? यही पता है, देखिएगा यहां पर तुम, गधा कहीं के। बताओ। चल ठीक है, बैठ, याद कर, आप इधर उधर धूल चुल्ला कर, गधा कहीं के। समझ में नहीं आ रहा। आप लोग तो बच जाते हैं, आप लोग से तो हम पूछ ही नहीं पाते हैं। कभी आइए ऑफलाइन में मिलते हैं, मजा आ जाएगा। चलिए तो हाँ बैठ जाओ। चलिए देखिएगा, तो एमनॉल एवं ई रस्का सन 1931 में है ना किसका आविष्कार कर देते हैं बाबू? तो कहाँ गया? इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का आविष्कार कर देते हैं। समझ में आ रहा है कुछ, है ना। अब जब से ही इस चीज का खोज होता है ना, तो सारे वैज्ञानिकों में एक खलबली मचती है और इस पर नए नए प्रकार के आविष्कार की प्रक्रिया शुरू होता है। तो अगला दिन हम जानेंगे कोशिका के अंदर में, जैसे हमको पढ़ना होगा कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, है ना, ऐसे अनेकों चीज को हम लोग जानेंगे कल की क्लास में। और आप लोग हमारा कल की क्लास ना छोड़ें। जय हिंद।